हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक TR1 से लेकर 3 में सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आज पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था टॉपिक दिया है पहला, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो इसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्वाचित सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी है नियम एवं प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है प्रारूप समिति द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्वाचित सभा के प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है पी लॉरेंस, ऑप्शन बी है पी एलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है जे एंड्रयूज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जे एंड्रयूज। ये संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जे एंड्रयूज कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन जल समस्याओं पर भारतीय विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस भारत के सचिव थे, सर स्टेफेन क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, और AB एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने इसकी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जगजीवन राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरोड़ा आसफ अली को रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अरोड़ा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल का कार्यभार, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ऑप्शन ए है 10 से 15%, ऑप्शन बी है 20 से 25%, ऑप्शन सी है 30 से 35%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 से 15%। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी सरकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार का नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 11 दिसंबर को अध्यक्ष नियुक्त किए गए और सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नया टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची एवं नागरिकता। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किससे लिया है, मतलब किस देश से, तो संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि भी कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की कुछ मूल अधिकार रखने की। ऑप्शन सी देखिए क्या दिया है, निर्णय में भागीदारी की। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार को रखने की। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने की न्याय की गारंटी देती है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ऑप्शन ए के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन बी है हृदय नाथ कुंजरू, ऑप्शन सी है फजल अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, तो एक संघ बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक संघ बनाता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य अंगीकृत क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लिखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीए के अंतर्गत नागरिक प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया गया था, तो जनगणना विभाग के द्वारा। सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक के सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल है। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन बी, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। ऑप्शन सी है, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के क्षैतिज नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। और इसमें एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरेक्टरी की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जाता है।
किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? आर्टिकल 110(1), आर्टिकल 122(2), आर्टिकल 120(1). ऑप्शन डी दिया है, ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 120(1). मातृभाषा बोलने की इजाज़त आर्टिकल 120(1) देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 के प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। 110(1) का संबंध धन विधेयक से तथा 122(2) का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करने से है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी है धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजाति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुसूची क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो यह आर्टिकल 17 होगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निरुयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 14 का संबंध विधि के समझ समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बन गया था? तो 1975 ईस्वी में। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम को विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। समुद्र पार ये भारतीय नागरिकता ओसीआई योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है नागरिक संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन बी नागरिक अधिनियम 1955, ऑप्शन सी नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक संशोधन अधिनियम 2003। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, समुद्र पार ये भारतीय नागरिकता ओसीआई योजना भारत में नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पार ये भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 और उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी देश की एकता और अखंडता, ऑप्शन सी नागरिकों की न्याय और उसकी स्वतंत्रता एवं समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। अगला टॉपिक है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे TRE 1 से लेकर 3 तक। देखिएगा इस टॉपिक से कौन क्वेश्चन पूछा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन को आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 सुनिश्चित करता है। देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15
धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो चुप रहने की किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 20(3) के अंतर्गत आता है। देखिएगा, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को आत्मदोषण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, इसको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, कामगारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, राष्ट्रीय महत्व के समान वस्तुओं के संरक्षण। तो देखिएगा, समान सिविल संहिता, इसका आर्टिकल कौन सा होगा? तो समान सिविल संहिता ऑप्शन सी, ये 44 से होगा, आर्टिकल 44। और राष्ट्रीय समान संरक्षण के महत्व और वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 हो जाएगा। और कामगारों की निर्वाह मजदूरी ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 43। और कार्य की न्यायसंगत और मनोचित दशाएं, इसका होगा आर्टिकल 42। तो हो जाएगा ऑप्शन ए में क्या होगा, फर्स्ट का 2 और बी का होगा फर्स्ट और 3 का होगा 4 और 4 का होगा 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन में कौन है? देखिएगा, इसका ऑप्शन होगा ये 2 1 4 3। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं आर्टिकल 42, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तु का संरक्षण आर्टिकल 49। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? इसका ऑप्शन होगा, वे संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधायी की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ऑप्शन बी है, वे लोगों के अधिकारों और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन निर्माण करता है। ऑप्शन सी है, वे न केवल राजनीति और कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता भी निर्णय करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्नों में से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों के देश के संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संविधान सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। यह न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी दिया है, संविधान के अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, तो ये भी सही है ऑप्शन। ऑप्शन सी दिया, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक और विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही से अधिक बार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड की सुरक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है?
तो ऑप्शन ए देश की एकता और अखंडता को कायम करना, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो मूल कर्तव्य होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इस संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया मौलिक कर्तव्यों की एक संख्या 11 है। यह दिए गए प्रश्नों विकल्प में देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों को लिए उपलब्ध है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रेस से स्वतंत्रता में लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के अगर जनता के खिलाफ गलत करता है तो उसके बारे में बोल सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि प्रेस या मीडिया का स्वतंत्र भारत के संविधान अनुच्छेद 19A के तहत वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो रीट जारी करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण माना गया है, यह क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट का अधिकार दे सकती है।